चलो स्टार्ट हम लोग करते हैं बेटा आज एक नया टॉपिक, और ये नया टॉपिक है बेटा एरोसॉल्स। एरोसॉल्स का मतलब होता है ऐसे डोजेस फॉर्म जो कि प्रेशराइज्ड फॉर्म के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। जैसा कि वह डायग्राम में आप देख भी पा रहे होंगे, और आए दिन हम लोग ऐसे कई तरह के प्रोडक्ट्स हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं, डेली यूजेस में भी हम लोग इस्तेमाल इसको करते हैं। मान लो कि एज ए पेन किलर्स के रूप में, है ना। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि हमारे सिस्टमिक इफेक्ट देने का काम करेगा, या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में खास करके क्या किया जाता है, एरोसोलिक सिस्टम्स का हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इस पार्ट पे देखेंगे कि आखिरकार एरोसॉल्स डोजेस फॉर्म आखिरकार है क्या। एरोसॉल्स को हम लोग बोलेंगे दे आर द प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म, जैसा कि इसके नाम में ही छिपा हुआ है एरोसॉल। एरो मतलब होता है बेटा एयर, एरो का क्या मतलब हुआ बेटा एयर, और इस एयर के साथ में सॉल मतलब हो गया हमारा सॉल्यूशन फॉर्म। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इस जगह कि कोई भी अगर हमारा फॉर्मेशन बनता है, कोई भी हमारा फॉर्मुलेशन बन रहा है, तो वहां पे हमारे पास में सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमारा ये दोनों होगा। मान लो कि सॉल्यूट जो है इस जगह हमारा हमारा ड्रग हो सकता है, और सॉल्वेंट जो है इस केस में हमारे पास में गैसियस फॉर्म में अवेलेबल है, प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म के अवेलेबल है, और ये क्या होता है गैसियस फॉर्म में अवेलेबल होता है हमारे पास। इसमें एक या एक से ज्यादा तरह के इंग्रेडिएंट्स होंगे, और जब हम इसको एक्टिवेशन करेंगे, इस जगह से एक टर्म हमारे सामने निकल के आता है बेटा एक्टिवेशन। एक्टिवेशन मतलब क्या होता है कि जब हम लोग एरोसोलिक डोजेस फॉर्म को जब हम प्रेशर करेंगे, एक्टुएटर के नाम से एक सब्सटेंस होता है जो कि हमारी इस एरोसोल के सबसे ऊपर वाले पार्ट में होता है, दैट इज नोन एज द एक्टुएटर। और उस एक्टुएटर को जब हम लोग कंप्रेस करते हैं, तो हम लोग उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, दैट इज द दैट प्रोसेस इज नोन एज द एक्चुएशन। और जब भी हम लोग एरोसोलिक डोजेस फॉर्म को एक्चुएशन करेंगे, तो उस जगह से हमें अलग अलग तरह के फॉर्म में क्या हो जाएगा, ड्रग हमें बाहर डिस्पेंस होता हुआ दिखाई देगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अलग अलग फॉर्म में क्यों बोल रहे हैं बेटा। अलग अलग फॉर्म में इसलिए बोल रहे हैं कि एरोसॉल्स भी क्या होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। एरोसोलिक जो प्रिपरेशन होते हैं वो अलग अलग के फॉर्म में होते हैं। हो सकता है कि वो कंटिन्यूअस हो सकता है कि वो स्प्रे फॉर्म में हो सकता है कि वो फोम के फॉर्म में हो। आप इस जगह पे देख पा रहे होंगे कि जो भी एरोसॉल्स होते हैं उनके यहाँ पे मेनली 3 टाइप होंगे। पहला टाइप होगा स्प्रे पैटर्न वाले। इट मींस कि हमने एक्टिवेट किया, स्प्रे होके ड्रग बाहर जाएगा, और बाहर जाके जो भी अपना इफेक्ट उसका जो भी सरफेस होगा उस जगह पे सरफेस पे जाके वो एडहेयर हो जाएगा। दूसरा होता है हमारा सरफेस कोटिंग स्प्रे, और तीसरा होता है बेटा हमारा फोम स्प्रे। इट मींस कि आपने शादी विवाह में भी ऐसे प्रिपरेशन, आपने होली के समय में भी आपने ऐसे प्रिपरेशन आपने देखा होगा कि एक्टिवेशन करने के बाद में उस जगह से फोम के फॉर्म में ड्रग क्या होता है, बाहर की ओर डिस्पेंस होता है। तो इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ द कंटिन्यूअस फॉर्म, स्प्रे फॉर्म में हो सकते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म में हो सकते हैं, आइदर वो फॉर्म के फॉर्म में भी हो सकते हैं। अलग अलग तरह के स्प्रेज होते हैं। अब आते हैं हम लोग कि इसके जो फेजेस हैं, इट मींस कि जो एरोसॉल्स होते हैं, इट में बी प्रेजेंट इन द 2 फेज, इट में बी प्रेजेंट इन द 3 फेज। आखिरकार 2 फेज और 3 फेज को बोलने के पीछे रीजन क्या होता है। आपने हो सकता है इससे पहले भी एरोसॉल आपने स्टडी किया होगा ही बी फॉर्म के दौरान। तो आखिरकार 2 फेज और 3 फेज को बोलने के पीछे रीजन क्या होता है। 2 फेज का मतलब होता है ये एक सॉल्यूशन सिस्टम है जहां पे हमारे पास में गैस और लिक्विड को मिक्स करके बनाया होता है। गैस हमारे प्रोपेलेंट्स है और लिक्विड हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा सिस्टम है।
दूसरा होता है हमारा थ्री फेज सिस्टम। थ्री फेज सिस्टम में हमारा एक गैस होगा, लिक्विड होगा, और जो थर्ड फेज जो होता है, इट में बी द सॉलिड और इट में बी द लिक्विड फॉर्म। इन दोनों में से कोई भी फॉर्म पॉसिबल हो सकता है, और इसके बेस पे हम लोग इसको टू फेज और थ्री फेज सिस्टम बोलते हैं। टू फेज मतलब होता है सॉल्यूशन फेज, और थ्री फेज मतलब होता है हमारा डिस्पर्सन फेज बोल सकते हैं इसको, या नहीं तो हम लोग इसको इमल्सन फेज के नाम से जानते हैं, जहां पे तीन तरह की चीजें मिक्स होंगी आपस में, गैस होगा, लिक्विड होगा, और तीसरा क्या हो सकता है सॉलिड, और इट में भी पॉसिबल क्या हो सकता है वो लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं अगले पार्ट पे। अगला जो पार्ट है बेटा हमारा, कि कोई भी हमारा एरोसॉल जो होगा वो अलग अलग तरह के चीजों से मिलकर बना हुआ होगा। पहला है हमारा मेन प्रोडक्ट कंसंट्रेट, मतलब कि हमारा जो ये ड्रग फॉर्म होगा। दूसरा जो है हम लोग उसको प्रोपेलेंट बोलते हैं। प्रोपेलेंट जो होता है दैट वन इज द मेन पार्ट ऑफ द एरोसॉल। हम लोग इसको इस एरोसॉल सिस्टम का सोल बोल सकते हैं, कि प्रोपेलेंट के बिना किसी भी एरोसॉल्स का सोचा जाना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कि ये प्रोपेलेंट जो है इस एरोसॉलिक सिस्टम का प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म का सोल होगा। तो एक हो गया ये ड्रग प्रोडक्ट कंसंट्रेट, दूसरा हो गया प्रोपेलेंट, तीसरा हो जाएगा वॉल्व और एक्चुएटर्स। इट मींस कि पूरा सिस्टम। जब आप छोटे भी रहे होगे, बहुत सारे आपने परफ्यूम्स भी देखा होगा जो कि बॉटल में आते हैं। अगर आपने उस परफ्यूम को ध्यान से देखा होगा तो अंदर में उसके डीप ट्यूब लगी हुई होती है। सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है, उसमें देखोगे छोटा सा होल होता है। अब और जब आप उसको स्प्रे करोगे तो उससे मिस्ट आपकी बॉडी पे पूरी तरह से फैल के आपके पूरे शरीर पे वो फैल सा जाएगा। तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो एक्चुएटर होता है। लेकिन अगर उस एक्चुएटर को अगर आपने खोल के या किसी तरह से तोड़ने की कोशिश की होगी, और अगर आपने ध्यान दिया हुआ हो, उस जगह पे गैस्किट मौजूद होता है। अब बोलोगे कि सर ये गैस्किट क्या है? प्रेशर कुकर हम अपने घर में जैसे इस्तेमाल करते हैं, तो प्रेशर कुकर के साइड में देखोगे ब्लैक कलर का गैस्किट भी लगा हुआ होता है, जो कि प्रेशर कुकर के अंदर के प्रेशर को बाहर ही पोजीशन पे आ पाएगा। इट मीन कि जो ये वॉल्व है, वॉल्व और एक्चुएटर है, इसकी पूरी एक असेंबली होती है। उस असेंबली के बारे में भी स्टडी करना हमारे लिए जरूरी होता है। मैं आपको डायग्राम के जरिए दिखाऊंगा भी और उस चीज को समझाऊंगा भी। हालांकि मैं अगर आप देखना भी चाहो तो मैं कुछ आगे की स्लाइड में मैं जाके आपको ये दिखाना भी चाहूंगा कि आखिरकार ये असेंबली जो है किस तरह की होती है और ये दिखता कैसे है। बिल्कुल देखो इसी तरह का वॉल्व है, जहां पे फेरोल, स्टेम, वॉल्व, वॉल्व बॉडी या हाउसिंग, माउंटिंग कैप, और आखिरी में क्या होता है ये डीप ट्यूब मौजूद होता है। ये और इसकी पूरी असेंबली है। एक्चुएटर है, एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको स्टेम बोलते हैं, गैस्केट लगा हुआ होता है, स्प्रिंग लगा हुआ होता है, माउंटिंग कैप होती है, हाउसिंग कैप होता है, और हाउसिंग कैप से जुड़ा हुआ ये डीप ट्यूब होता है, जिसके जरिए प्रोडक्ट का क्या होगा, एक्चुएशन होने से ये बाहर की ओर जाएगा। और इस चीज को हम लोग और भी अच्छे डिटेल से आगे जाके स्टडी करेंगे, देखेंगे भी, पढ़ेंगे भी, और इस चीज को हम लोग आगे और ज्यादा इस पार्ट पे हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, चलो एक बार देख लू जरा, क्लियर है इतना? क्लियर है बेटा इतना? तो एरोसॉल्स आर द डोजेस फॉर्म, एरोसॉल्स आर द प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म, जो एक से एक या एक से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट को कंटेन करता है। इसके अलग अलग टाइप हो सकते हैं, अलग अलग फेजेस में हो सकता है, और ये एक्चुएशन करने से, एक्सपेल करने से कंटेनर से क्या हो जाएगा, बिकॉज एरोसॉल सिस्टम में जो भी प्रोपेलेंट्स होते हैं, जो भी ड्रग होते हैं, बहुत ही प्रेशराइज्ड फॉर्म में उस कंटेनर के अंदर में फिल किए होते हैं। मान लो दो पार्टिकल्स के बीच में इतना डिस्टेंस होना था, हमने उसको कंप्रेस करके एकदम से पास में कर दिया, तो
उसके इतने वो प्रेशराइज्ड फॉर्म में है कि हम उसको जैसे प्रेस करते हैं वो बाहर निकलने के लिए एकदम आतुर हो जाता है और इस तरह से वो एक्सपेल होके बाहर की ओर चला आता है। इट मींस कि हम इसको जैसे एक्टिवेशन करते हैं ये बाहर चला आएगा, लोकल सिस्टमिक इफेक्ट देगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी लोकल एक्टिविटीज देने का काम करता है। और इसके चार पार्ट होते हैं, एक होता है मेन ड्रग खुद, दूसरा होता है प्रोपेलेंट, तीसरा होता है वॉल्व और एक्टिवेटर की पूरी असेंबली जो कि मैंने अभी दिखाया और आगे जाके मैं आपको और बताने वाला भी हूं। और चौथा होता है कंटेनर। कंटेनर भी अल्युमिनियम के बने होते हैं, ग्लास के बने होते हैं, स्टील के बने होते हैं और स्टील प्लेटेड टिन के भी बने होते हैं। तो हम इनके कंटेनर्स के बारे में भी आगे जाके स्टडी करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं मेडिकेटेड एरोसॉल के और भी कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, चलो पहला होता है बेटा मीटर्ड डोज इनहेलर। इस जगह पे क्वेश्चंस आया हुआ है ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन में और भी अलग अलग एग्जामिनेशन में। आखिरकार ये मीटर्ड डोज इनहेलर होता क्या है? मान लो आपके पास में किसी ने कोई चीज आपसे मांगी और आपने उसको नाप तौल के वो चीज दी, है ना। मतलब अगर कोई किसी को कोई चीज प्री डिटरमाइंड फॉर्म में दे रहा है, प्री मिजर्ड फॉर्म में दे रहा है, जितनी जरूरत है जितना नाप तौल के तेरा हिस्सा आएगा मैं तेरे को उतना ही दूंगा, वही हमारा ये मीटर्ड डोज इनहेलर है। मीटर्ड डोज इनहेलर में होता क्या है कि अगर डोज हमारा पहले से प्री डिटरमाइंड है, मतलब जितना डोज हमें डिस्पेंस करना है उतना ही डोज हम दे पाएंगे। जैसे सेल ब्यूटामॉल, सेल ब्यूटामॉल के बारे में आप लोग जानते होंगे, बीटा 2 एगोनिस्ट है या एंटागोनिस्ट है? बीटा 2 एगोनिस्ट है ना। और ये सेल ब्यूटामॉल का मीटर्ड डोज इनहेलर्स आते हैं। सेल ब्यूटामॉल जब हम डिस्पेंस करेंगे, एक बार एक्टिवेशन करेंगे तो एक एक्टिवेशन में जितना ड्रग अंदर में डिस्पेंस होना होगा उतना ही होगा। और एक मीटर्ड डोज इनहेलर में मिनिमम 150 से लेके 200 एक्टिवेशन उसमें पॉसिबिलिटी हो पाती है। बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं। ठीक है, शिवांगी मुझसे बात कर लेना बेटा। ठीक है, चलो आपके कमेंट्स में देख पा रहा हूं लेकिन अभी सही समय नहीं है इस पे बात करते हैं। नॉन एक्वस प्रोपेलेंट्स में ड्रग हमारा क्या होता है, डिसॉल्व होता है और ये प्रेशराइज्ड कंटेनर में फिल्ड होता है विथ यूजिंग द मीटरिंग वाल्व। मीटरिंग वाल्व से ये अटैच होता है। 1.5 से 2 एक्टिवेशन एक बार में कर, मतलब एक बार में तो एक ही होगा ना, लेकिन पूरे कंटेनर में लगभग 150 से 200 एक्टिवेशन हम कर सकते हैं। इतना इसके अंदर में मेडिसिन होते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा ड्राई पाउडर इनहेलर्स। ठीक है, आपने अपनी फैमिली में या कुछ इस तरह का जहां पे कहीं पे रेस्पिरेटरी वाली प्रॉब्लम इशू आ रही होगी, एक ये कंटेनर दिया जाता है और इसके साथ में एक कैप्सूल होती है। आप उस कंटेनर में ये कैप्सूल को डालोगे और ये कंटेनर को ब्रेक करोगे। जैसे ब्रेक करोगे उस कैप्सूल का पूरा सारा पार्ट जो है उस कैप्सूल के कंटेनर के अंदर में आ जाएगा और फिर आपको कंटेनर से आपको खींचना है। तो वो जो ड्रग पार्टिकल्स जो हैं पूरी तरह से आप इनहेल कर पाओगे। इसी को बोला जाता है बेटा ड्राई पाउडर इनहेलर्स। रोटाफोर्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हो, अस्थमा में देते हैं। रोटा कैप आता है, रोटा फॉट आता है। रोटा कैप, रोटा कैप, रोटा कैप है, रोटा फॉट है,
ऐसे और भी कई तरह के मेडिसिन आते हैं जो इस कंटेनर में डालेंगे, तो कैप्सूल को ब्रेक करोगे और खींचोगे पूरी तरह से, जो उस कैप्सूल के अंदर जो पाउडर्ड फिल होता है ना, उसको इजीली तरीके से इनहेल किया जा सकता है। अब आते हैं हम लोग बेटा निबुलाइजर्स। आखिरकार ये निबुलाइजर्स होते क्या है? निबुलाइजेशंस आपने ऐसा सुना भी होगा कि बहुत ज्यादा कफ कोल्ड हो गया, नाकों से बिल्कुल सांस नहीं लिया जा रहा है, बच्चा छोटा है 2-3 साल का है, तो डॉक्टर्स बोलते हैं भाई इसको निबुलाइज कर देना। आखिरकार ये निबुलाइज करना होता क्या है और ये निबुलाइजर है क्या? निबुलाइजर एक बहुत ही छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है और आप इसमें ड्रग के फॉर्म में, यही जो ड्रग्स हैं जो आपके लंग्स को, आपके जो एल्वोलाई है उसको क्या करने का करेगा, ओपन करने का काम करेगा। मतलब बीटा 2 एगोनिस्ट वाले ड्रग हम लोग देते हैं और इसको आपके चेहरे पे लगा दिया जाता है और बोला जाता है इनहेल करिए। उसमें जो जो वेपर जो फॉर्मेशन हो रहा है जब आप इनहेल करते हैं, या जो भी पेशेंट होता है जब वो इनहेल करता है, तो ब्रोंको डायलेशन जैसा दिखने को मिलता है और उसकी जो पैसेज है वो भी क्लीन होते हुए दिखाई चली जाती है। ठीक है, चलो। तो निबुलाइजर, इस जगह प्रोपेलेंट का इस्तेमाल नहीं होता है, इस जगह प्रोपेलेंट का इस्तेमाल नहीं होता। अगर कोई पूछे कि सर ड्राई पाउडर इनहेलर्स में क्या प्रोपेलेंट का इस्तेमाल होता है, तो बेटा इस जगह पे किसी भी कोई ऐसा प्रोपेलेंट का इस्तेमाल नहीं होता है। ये कुछ एडवांस्ड फॉर्म है जिसमें छोटे से मशीन के द्वारा हम कैप्सूल को ब्रेक करते हैं और सीधा इनहेल करते हैं। इसमें कहीं से भी प्रोपेलेंट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन मीटर डोज इनहेलर में प्रोपेलेंट का इस्तेमाल होता है। निबुलाइजर्स में भी कहीं पे भी प्रोपेलेंट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसी तरह से स्किन स्प्रे, हाथों में कूलिंग चाहिए, चोट लग गई हो, है ना, वोलनी जो आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट के मैदान में प्लेयर को चोट लग जाती है तो फट से लेके दौड़ते हैं, डिक्लोफेनेक सोडियम के स्प्रे, कूलेंट्स है, एनेस्थेटिक्स है, दे आर द स्किन स्प्रे, है ना। और स्किन के नीचे क्या होता है, ढेर सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, हम उसको जैसे स्प्रे करेंगे सरफेस एरिया बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा और उस जगह से क्या होगा, ड्रग का फास्ट एब्जॉर्प्शन भी होता है और फास्ट एब्जॉर्प्शन होके अपना एक्शन वो तुरंत ही प्रोड्यूस भी करने का काम करेगा। अब आता है डेंटल स्प्रे। जिस समय में दांतों को निकाला जाता है उस समय में कहीं ना कहीं एनेस्थेसिया की जरूरत होती है और दांतों को निकालने के बाद में कहीं ना कहीं पेन किलर्स की भी हमें जरूरत होती है। तो एनेस्थीसिया के केस में बेंजोकेन है, जाइलोकेन है, इन सब के स्प्रे इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले इंजेक्शन लगाया जाता था दांतों के जॉ में, अब क्या किया जाता है, स्प्रे कर दिया जाता है, तो ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, एनेस्थाइज हो जाएगा और उस एरिया से टूथ का एक्सट्रैक्शन कर लिया जाता है। तो ये कुछ प्रिपरेशन है जिसके बारे में आपको जरूर से जानना ही चाहिए। मीटर डोज इनहेलर, ड्राई पाउडर इनहेलर्स, निबुलाइजर्स, स्किन स्प्रे, डेंटल स्प्रे और जो नॉर्मल जो हमारा प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म है, ये तो हमारा है ना। आपने ऐसे बहुत सारे डीओ हो गए और जिलेट के फोम्स आते हैं, सेविंग क्रीम्स आते हैं और भी ऐसे बहुत सारे प्रिपरेशन होते हैं जो कि हमें इन फॉर्म के माध्यम से हमें देखने को मिलते हैं। एक एक करके हम इसके अंदर के जो पार्ट है उनको भी देखेंगे, उनकी बारे में स्टडी भी करेंगे और एक एक करके हम लोग उन चीजों को भी डिकोड करते चले जाएंगे, है ना। अब एक क्वेश्चन है सर, स्किन स्प्रे को क्या कट वाली जगह पे लगा सकते हैं क्या? अब तुम ही सोचो, कहीं तुम्हें ये कट हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, जलन हो रही है और तुम उस पर स्प्रे मारोगे तो अच्छा लगेगा क्या? तुम खुद ही सोच के देख लो और खुद ही इस क्वेश्चन का आंसर कर लो। अब आपके सामने है माइंड मैप। अब आपके सामने बेटा माइंड मैप, और इस माइंड मैप के जरिए हम पूरे एरोसॉल का मेन मेन पार्ट और पूरे एरोसॉल की बाउंड्री लगा लेंगे। इट मींस एरोसॉल सिस्टम में क्या क्या पार्ट होता है एक एक करके ध्यान से देखिए और इन चीजों को अपने पेपर पेन में लिखते चले जाइए, है ना। ठीक है, चलो अब आओ देखो इसमें क्या क्या है।
पहला पार्ट है बेटा इसमें कि इसमें क्या क्या इस्तेमाल जो है किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि एरोसॉल में 4 चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। पहला है प्रोडक्ट कंसंट्रेट, दैट इज द ड्रग पार्ट, ये हो गया हमारा ड्रग। दूसरा हो गया इस पूरे सिस्टम का एरोस जो सॉल है, जो आत्मा हम लोग बोलते हैं, जो सॉल है, दैट इज द प्रोपेलेंट। तीसरा जो है वाल्व और एक्चुएटर है, जहां से कंटेनर से जो बाहर जो सारी चीजें आएंगी इसी वाल्व और एक्चुएटर के जरिए आएंगी। और चौथा है ऐसे कंटेनर का इस्तेमाल करना है जो कि एक अच्छे प्रेशर को सह सके। आज आप इसी जगह एक क्वेश्चन हम लोगों को बनाना है और आगे मैं आपको क्वेश्चन तो करवाऊंगा ही सॉल्व प्रीवियस ईयर के। हमें ऐसे कंटेनर्स का इस्तेमाल करना है जो कि ज्यादा से ज्यादा प्रेशर, और एक नॉर्मल जो है 140 से 180 साइड प्रेशर को हम लोग प्रिफर करते हैं, ताकि इस जगह पे बस्टिंग जैसी कुछ ऐसी चीजें हमें देखने को ना मिले। और ऐसे कंटेनर्स को भी इस्तेमाल करेंगे जो इतने प्रेशर को झेल सके। अलग अलग तरह के कंटेनर है, ग्लास है, प्लास्टिक है, मेटल्स में भी स्टेनलेस स्टील के होते हैं, अल्मुनियम होता है, 3 प्लेटेड स्टील होता है, और इन सब का प्रेशर झेलने की कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। लेकिन नॉर्मल केस में अगर इतने प्रेशर का होगा तो हमारा सिस्टम अच्छा है, चलेगा, बेहतर है, और ये एक स्टैंडर्ड है। आइए अब एक एक करके इन चारों को एक्सप्लेन करते हैं, है ना। पहला था ड्रग, दूसरा है इसका सॉल प्रोपेलेंट, तीसरा है वॉल्व और एक्चुएटर, और चौथा है कंटेनर्स। इसके बाद वाली स्लाइड में हम इनको किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं उसका माइंड मैप देखेंगे, और हम इनको किस तरह से एवेल्युएट करते हैं, मतलब एरोसॉल को बनाने के बाद में कौन कौन सी टेस्टिंग हमारी की जाएगी, ताकि हमें पता चल सके कि मैंने जो एरोसॉल बनाया है वो सही बनाया या नहीं बनाया। हर सिस्टम में आप चाहे जो भी चैप्टर स्टडी किया होगा, टैबलेट, कैप्सूल, पेरेंट्रल्स, हर जगह आखिरी में इवेल्युएशन तो आता ही आता है। तो यहां पे भी इवेल्युएशन है कि हमने जो एरोसॉल सिस्टम बनाया उसमें किसी तरह का लीकेज तो नहीं है, उसका स्प्रे पैटर्न जो है ठीक है या नहीं है, आपका ये प्रोपेलेंट है तो कंबेंसिबिलिटी अच्छी है या नहीं है। तो हर एक एस्पेक्ट्स को हमें एक एक करके चेक करना है। तो पहले इस स्लाइड को करते हैं, उसके बाद फिर से अगली स्लाइड पे जाएंगे तो उसके बारे में भी डिटेल से स्टडी करेंगे, एक एक करके लिखते जाओ और समझते जाओ। अब आते हैं बेटा हम लोग ड्रग पार्ट में। अगर हम लोग बात करें तो यहां पे अलग अलग तरीके से ड्रग पार्ट को लिखा जाता है। पहला है यहां पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये हो गया फोम सिस्टम, हमारा हो गया फोर्थ। पहला है हमारा 2 फेज सिस्टम, ठीक है। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था पिछले ही पार्ट में 2 फेज सिस्टम। उसी तरह से हमारा 3 फेज सिस्टम है। 3 फेज सिस्टम जहां पे इमल्सन की बात आती है, एक बार मैं पीछे जाके आपको एक बार दिखा भी दूं। अगर मैंने आपको इसी जगह बताया था 2 फेज सिस्टम मतलब कि सॉल्यूशन सिस्टम है जहां पे गैस और लिक्विड दोनों फॉर्म मौजूद होंगे। 3 फेज सिस्टम मतलब इमल्सन वाला या डिस्पर्सन फेज होता है, जहां पे गैस लिक्विड के अलावा तीसरा फेज हमारा लिक्विड या नहीं तो सॉलिड हो सकता है ना। गैस लिक्विड एंड लिक्विड, और इट में बी द सॉलिड, है ना। मतलब आपका ये इमल्सन हो गया, यानी तो आपका क्या हो गया, ये डिस्पर्शन फेज हो गया। ठीक है, चलो। तो पहला फेज है हमारा सॉल्यूशन फेज, 2 फेज सिस्टम या वाटर बेस्ड सिस्टम जहां पे इमल्सन या डिस्पर्शन है, या इसको 3 फेज सिस्टम बोलते हैं। तीसरा है हमारा सस्पेंशन या डिस्पर्शन सिस्टम, और चौथा है हमारा फोम सिस्टम। अब हम लोग बात करते हैं बेटा प्रोपेलेंट की। प्रोपेलेंट मतलब हो गया इसका सॉल्व, और प्रोपेलेंट हमारे 2 तरह के होते हैं। एक को बोला जाता है लिक्विड गैस और दूसरे को बोलते हैं कंप्रेस्ड गैस। बहुत सारे बच्चे ये सोचते रहते हैं कि आखिरकार इसको लिक्विड गैस क्यों बोला गया, और इस ये भी गैस है, ये भी गैस है,
लेकिन इसको लिक्विड गैस क्यों बोला और इसको कंप्रेस्ड गैस क्यों बोला, इसमें क्या डिफरेंस है? लिक्विड गैस का मतलब हुआ इस तरह के प्रोपेलेंट को जब हम कंप्रेस करते हैं, इस तरह के प्रोपेलेंट को जब हम कंप्रेस करते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। आप गैस का सिलेंडर को लेके आओ, यूं हिलाओगे तो आपको लगेगा कि इसमें गैस नहीं, इसमें लिक्विड है। उसी तरह से एरोसॉल सिस्टम भी कभी आपने अगर देखा हो, आपने डीओ सब की बॉटल सब जो आती है, अगर आप उसको यूं करना तो आपको लिक्विड जैसा फीलिंग आपको ये दिखाई देगा, लेकिन ये आपका वहम है। वहां पे गैस है जिसको कंप्रेस करके क्या कर दिया गया है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ऐसे लिक्विड जो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाते हो, सॉरी, ऐसे प्रोपेलेंट जो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हो कंप्रेस होने पे, उनको हम लोग लिक्विड गैसेस बोलते हैं। और ऐसे प्रोपेलेंट या ऐसे गैसेस जिनको कंप्रेस करने पे भी वो गैसियस फॉर्म में ही रहे, ऐसे को हम लोग कंप्रेस्ड गैसेस के नाम से जानते हैं। अब इसमें देखो क्या क्या है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन, डाइमिथाइल ईथर, है ना। याद करने के लिए याद कर लेना, जो हमारे घर में सिलेंडर होता है, नॉर्मल ब्यूटेन उसमें ऐड किया जाता है स्मेल सब के लिए, तो उस जगह से तुम्हें याद हो जाएगा। दूसरा है हाइड्रोकार्बन की जगह पे आ जाएगा फ्लोरो हाइड्रोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बोलो या हाइड्रोकार्बन के साथ में फ्लोरीन जोड़ दो, तो हाइड्रोकार्बन के साथ फ्लोरीन जोड़ दोगे तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसा ये लिखा होता है CFC 134A। तो इसके बारे में भी हम लोग अभी डिटेल से प्रोपेलेंट्स में स्टडी करेंगे कि आखिरकार ये 134 आ कहां से जाता है और ये ABCD क्या चीज है ना। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ गए। और ये तीसरा होता है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, जहां पे HCFCS हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक हो गया हाइड्रोकार्बन, एक हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक हो गया हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब हम लोग बात करते हैं बेटा, ये तो कंप्रेस्ड गैस में दो तरह के गैस होते हैं। एक होते हैं सॉल्युबल गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, और एक होता है इनसॉल्युबल गैस, इसमें आते हैं हमारे नाइट्रोजन। इसके बारे में डिटेल से अभी बताऊंगा, इसीलिए परेशान मत होइएगा, अभी जस्ट इतना ध्यान से देख लो। आई थिंक सो ड्रग पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। 2 फेज सिस्टम क्या है, 3 फेज सिस्टम क्या है। 3 फेज में भी हमारा इमल्सन होता है और एक सस्पेंशन होता है और एक हमारा फोम सिस्टम होता है, ठीक है। उसी तरह से प्रोपेलेंट में भी हमारे दो तरह के प्रोपेलेंट होते हैं, एक होता है लिक्विड गैस और एक होता है कंप्रेस्ड गैस। लिक्विड गैस के हमारे 3 पार्ट हैं, एक हाइड्रोकार्बन, एक होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और एक होता है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसी तरह से जो कंप्रेस्ड गैस में सॉल्युबल गैस और इनसॉल्युबल गैस, इनकी क्लासिफिकेशन को याद करना होगा, इनके नोमेनक्लेचर को समझना होगा, और इस जगह से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। अगले पार्ट पे आते हैं। अगला पार्ट है वॉल्व और एक्चुएटर, ठीक है। इसमें पहला जो है मीटर्ड डोज वॉल्व। आई थिंक सो मीटर्ड डोज वॉल्व के बारे में आप नहीं भूले होंगे, आपको याद होगा। क्या होता है ये मीटर्ड डोज वॉल्व, इसको क्या बोलते हैं, है क्या ये? अभी तुरंत मैंने बताया था। मीटर्ड डोज वॉल्व का मतलब होता है अगर प्री डिटरमाइंड फॉर्म में जितना डिस्पेंस एक बार जो प्रेस करोगे, जितना डिस्पेंस होना होगा उतना ही डिस्पेंस होगा, ऐसे को बोलते हैं हम लोग मीटर्ड डोज वॉल्व। प्री डिटरमाइंड फॉर्म में MDI, मीटर्ड डोज वॉल्व, ठीक है, जहां से प्री मिजर्ड फॉर्म में ड्रग हमारा डिस्पेंस होता है। एग्जैक्टली बिल्कुल ही ठीक बोल रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग कंटिन्यूअस स्प्रे। कंटिन्यूअस स्प्रे में भी बहुत सारी टाइप है, फेरुल या माउंटिंग कैप, वॉल्व, बॉडी और हाउसिंग, स्टेम, गैस्केट, स्प्रिंग और डीप ट्यूब, अलग अलग पार्ट है और इन अलग अलग तरीके से बना हुआ। फेरल जो होता है ये 10 प्लीटेड स्टील से बना होगा। वॉल्व, बॉडी और या हाउसिंग नायलॉन या डर्लिंग का बना होता है। स्टेम जो है स्टेनलेस स्टील, डेलरिन या नायलॉन का बना होता है। गैस्केट ऑब्वियसली है कि रबर का बना होगा। स्प्रिंग जो है वो स्टील का बना होता है। डीप ट्यूब जो होता है पॉलीप्रोपिलीन या पॉलीइथिलीन का बना होता है। इसमें से 2-3 तो बन जाएगा।
गैस्केट तो तुम्हें ऐसे याद हो जाएगा कि रबर का होता है, स्प्रिंग स्टील का होता है, डीप ट्यूब जो है पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीइथिलीन का बना होता है। आखिरी के तीन तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, ऊपर की तीन पे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है। और आगे हम लोग इस वॉल्व के बारे में और भी डिटेल से पढ़ने वाले हैं और भी स्टडी करने वाले हैं, तो आखिरकार ये सारी चीजें आ ही जाएंगी। लास्ट आते बेटा हम लोग कंटेनर्स के बारे में। कंटेनर जो होता है वो ग्लास भी होता है, लेकिन ग्लास है तो ज्यादा प्रेशर को झेल नहीं पाएगा, है ना। तो आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। प्लास्टिक है, मेटल्स है, मेटल्स में स्टेनलेस स्टील होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। अल्युमिनियम का आज के डेट पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि अल्युमिनियम कॉस्टली भी बहुत ज्यादा नहीं है स्टील की तरह। तो अल्युमिनियम क्या होता है, वो प्रेशर को झेल भी पाता है और कॉस्टिंग भी उसकी अच्छी होती है। इसीलिए हम लोग अल्युमिनियम का एरोसोलिक सिस्टम कंटेनर के रूप में आज के डेट पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और आखिरी हमारा टीन प्लेटेड स्टील, इसमें है साइड सीम 3 पीस। इससे क्या मतलब समझते हो? साइड सीम 3 पीस। एरोसॉल में बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो कहीं ना कहीं समझने वाले हैं और बहुत सारे लोग उसको उतना ध्यान देते नहीं। अब मैं बताता हूं कि आखिरकार ये साइड सीम का मतलब क्या हुआ और 3 पीस होती क्या। 3 पीस का मतलब होता है, एक होता है बीच का कंटेनर। मान लो कि मैंने कंटेनर को यूं ऐसा सर्कल किया, यूं सर्कल आप जैसे करोगे तो एक तो ज्वाइनिंग होगी ना, कोई तो ऐसा प्लेस होगा जहां पे ज्वाइनिंग होगी। मान लो कि ये बॉटल है, तो ये बॉटल का ये वाला पार्ट कहीं से तो सील होगा, एक ऊपर वाला पार्ट, एक लोअर वाला पार्ट और एक हमारा यू वाला पार्ट हम लोग जहां से सील करेंगे, इसको बोला जाता है साइड सीम, जहां से ज्वाइनिंग होती है। अब जहां पे ज्वाइनिंग होगी तो लीकेज होने के चांसेस भी हैं। तो साइड सीम या 3 पीसेस वाले सिस्टम में कहीं ना कहीं लीकेज होने के चांसेस भी हो सकते हैं। आके जुड़ेगा, ऊपर का पार्ट बॉटम का पार्ट, है ना। एरोसॉल को देखना, ऊपर का पार्ट होगा ज्वाइन, नीचे का पार्ट होगा ज्वाइन और एक सीट ऐसे रहती है। तो कंटेनर्स को बनाते समय आपस में जोड़ा तो जाता होगा, ऊपर का, नीचे का, साइड का। तो इसमें क्या होता है, लीकेज होने के चांसेस जो होते हैं ज्यादा होते हैं, और ऐसे सिस्टम को हम लोग 3 पीस सिस्टम बोलते हैं। अब आता है 2 पीस और ड्रॉन। 2 पीस मतलब होता है कि जो ये सीट जोड़ी जाती है, इसको पहले से ही डिटरमाइंड फॉर्म में हम लोग जोड़ लेते हैं, इसमें कहीं पे ज्वाइनिंग देखने को नहीं मिलेगा। जब ये बन रहा होता है तो हम इसकी मोल्डिंग इस तरह से करते हैं कि वो पूरी तरह से पैक्ड हो जाए, उसमें कहीं पे भी ज्वाइनिंग देखने को ना मिले और ना ही ऊपर वाली चीज को ज्वाइनिंग देखने को मिले। तो एक सीट इधर पूरा ज्वाइन होके ऊपर से और एक नीचे से, इसीलिए इसको बोला जाता है 2 पीस सिस्टम। यहाँ पे लीकेज होने के चांसेस पहले वाले सिस्टम से और भी कम हो जाता है। और ये तीसरा है टीन फ्री स्टील। स्टील के अंदर में टीन की कोटिंग जो रहती है ये नहीं रहती है। तो अलग अलग तरह के टाइप्स है कंटेनर्स के, इसको भी आगे जाके पढ़ेंगे, आगे भी जाके देखेंगे इसको। क्लियर है इतना? लिख लिया सबने इसको? प्लास्टिक की सिरिंजेस, प्लास्टिक की सिरिंजेस बनाई जाती है पॉलीस्टायरीन से। डिप ट्यूब बनाया जाता है पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीइथाइलीन से, है ना। सिरिंजेस बनाए जाते हैं पॉलीस्टायरीन से। अलग अलग प्लास्टिक का अलग अलग तरह का काम है। एक चीज बता दूं बेटा, एरोसॉल में चीजें समझने वाली है और क्वेश्चंस खास करके इवैल्यूएशन पोर्शन से पूछा जाता है। प्रोपेलेंट का क्लास जो हमारा नोमेनक्लेचर रहेगा उनसे पूछा जाता है। और तीसरा जो ये डेटा बेस्ड वाले सब क्वेश्चंस हैं, इन जगह से पूछा जाता है। तो आसान है, कर लोगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आज की क्लास और कल की क्लास में हम मिला के एरोसॉल हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारी चीजें होंगी भी, बनेंगे भी, परेशान मत होइए। ठीक है, चलो अब आते हैं अगले पार्ट पे। ठीक है, आते हैं अगले पार्ट पे। एरोसॉल्स की अब अगर हम लोग बात करें बेटा,
इसके फिलिंग मेथड को लेके और इवैल्यूएशन मेथड को, ये भी एक माइंड मैप है और इनका भी डिटेल आगे जाके होगा, इसलिए फिर बोलूंगा परेशान मत होना, ये ओनली माइंड मैप है, आपकी आंखों के सामने ये डाला गया है बस, है ना। आते हैं फिलिंग मेथड में, एरोसॉल को दो तरह से फिल करते हैं खास करके, एक होता है कोल्ड फिलिंग मेथड और एक होता है प्रेशर फिलिंग मेथड। एक और भी टाइप है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेस्ड गैस फिलिंग, कोल्ड फिलिंग मेथड, प्रेशर फिलिंग मेथड और तीसरा है कंप्रेस्ड गैस फिलिंग मेथड। तो इन तीनों के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अब आते हैं एरोसॉल का इवैल्यूएशन। एरोसॉल बनाने के बाद हम लोग इसको चार तरीके से टेस्ट करते हैं। पहला होता है टेस्टिंग भी किया जाता है, इस चार तरीके से हम किसी भी एरोसॉल को क्या करते हैं, है ना, हम इस चार मेथड से फ्लेमेबिलिटी, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, परफॉर्मेंस और बायोलॉजिकल टेस्टिंग, इन चारों के जरिए हम एरोसॉल को इवैल्यूएट करते हैं कि हमारा एरोसॉल जो है ठीक बना या नहीं बना। ठीक है, फ्लेमेबिलिटी को चेक करने के लिए फ्लेम प्रोजेक्शन टेस्ट, फ्लैश पॉइंट हम लोग चेक करते हैं। फ्लैश पॉइंट में एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है टैग ओपन कप एपरेटस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। फ्लेम प्रोजेक्शन पे ध्यान देना, इन दोनों से हम लोग फ्लेमेबिलिटी, कंबंसिबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, अब आपको इसको डिटेल में बताऊंगा इसके बाद। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग वेपर प्रेशर को चेक करेंगे। ठीक है, डेंसिटी को हाइड्रोमीटर और पिग्नोमीटर से चेक किया जाता है। मॉइस्चर को कार्ल फिशर टाइट्रेशन मेथड और गैस क्रोमेटोग्राफी से करते हैं। प्रोपेलेंट का आइडेंटिफिकेशन गैस क्रोमेटोग्राफी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से किया जाता है। इसी तरह से परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए कि हमारा एरोसॉल ठीक है या नहीं है, हम एरोसॉल की स्प्रे पैटर्न को चेक करते हैं, एरोसॉल वॉल्व डिस्चार्ज रेट को चेक करते हैं, नेट कंटेंट को चेक करते हैं, फोम स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है, पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन किया जाता है और डोजेज विथ मीटर्ड वॉल्व, इन सभी को चेक किया जाता है। इसके बेस पे हम लोग एरोसॉल की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं एक एक करके। कौन कौन सा हो गया, एरोसॉल वॉल्व डिस्चार्ज रेट, स्प्रे पैटर्न को चेक करते हैं, नेट कंटेंट को चेक करते हैं, फोम स्टेबिलिटी को चेक करते हैं, पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन को चेक करते हैं और मीटर्ड वॉल्व से कितना डोजेस फॉर्म हमारा डिस्पेंस हो रहा है, इन सारी चीजों को परफॉर्मेंस में हम लोग चेक करते हैं। इसी तरह से बायोलॉजिकल टेस्टिंग में हमारा थेरेप्यूटिक एक्टिविटी और बायोलॉजिकल टेस्टिंग आ जाती है। तो इन सब का डिटेल हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, मैं कहीं नहीं भागा जा रहा और ना ये स्लाइड भागे जा रहे हैं कहीं पे, है ना, आराम से करो। मैंने पहले बताया है कि ये ट्रेलर है, मतलब कि ये माइंड मैप है, इसका डिटेल हमें अभी और आगे पढ़ना है, मैं एक एक को समझाऊंगा आप लोगों को। ये सब चीजें जो है ना लिखी हुई, इन सभी चीजों को समझाना मेरे लिए आगे की स्लाइड में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन दोनों स्लाइड को ध्यान से एक बार देखो। कंबंसिबिलिटी, कंबंशन मतलब क्या होता है, जलना, कंबंशन होना, जलना। फ्लेमेबिलिटी, फ्लेम के सामने जलना। फ्लेमेबिलिटी, उसकी ज्वलनशीलता को चेक करते हैं, वो जलता कितना है। बेटा एक इंफॉर्मेशन है, मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं बेटा, फार्माकोलॉजी कुंडली बुक को लेके। ठीक है, इस बुक को हमने पहली बार 22 ऑफ दिसंबर को ओपन किया था जीडीसी क्लासेस ऐप पे, और इस बुक की प्राइस हमने 99 रुपीज ओनली रखी थी। आप समझ सकते हो कि आपको ये फ्री बुक दी गई। 99 रुपीज जो थे वो इसके पोस्टल चार्जेस के लिए लिया गया, और हमने जब इसको ऑन किया तो सिर्फ 15 मिनट के अंदर में 1,000, 1,500, 2,000 किताबें ऑर्डर आ गई। फिर हमने क्लोज किया, फिर 25 तारीख को ऑन किया, फिर इसको 29 तारीख को ऑन किया, 1 तारीख को किया, 6 तारीख को किया, 8 तारीख को किया, और 6 तारीख के बाद की इसकी प्राइसेस को हमने बढ़ा दिया। इंक्रीज भी हमने इसलिए किया क्योंकि बहुत ही तकलीफ हो रही थी बच्चों के, क्योंकि बच्चों के ऑर्डर्स अगर आ गए
तो बच्चों को ऐसा लगता है कि उनको तुरंत मिल जाए, हमारी प्रॉब्लम्स को वो नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि सोचो कि 10,000 अगर किताबों के ऑर्डर आ गए तो उन किताबों की बुकिंग करना, उन किताबों को प्लेस करना, इंडिया पोस्ट तक पहुंचाना, पैकेजिंग, आप ऐसा समझ रहे हो कि मेरी बुक है, छोटा सा तो है और पैकेट में डालना है। बेटा एक पैक आती है, उसको पॉलिथीन की रैप होती है, फिर उसको फिर इन्वेलप में डाला जाता है, उसका एड्रेस निकलता है, फिर चिपकता है, तो एक लंबा सा प्रोसीजर है। हमारी पूरी टीम दिन रात मेहनत करके हमने सारे बैकलॉग्स हमने क्लियर कर दिए और सभी के स्टूडेंट्स को हम लोगों ने किताबें सेंड भी कर दी। हो सकता है ड्यूरिंग द बुकिंग किसी का पिन कोड या समथिंग, कुछ एड्रेस आपकी तरफ से भी प्रॉब्लम हो सकती है। इट में भी पॉसिबल कि 1-8% हमारी तरफ से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप में से अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको किसी भी तरह की तकलीफ आई हो, तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के चैट में डाल देना, आपको आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। देर सवेर उसी जगह चैट पे डालते रहना, आपको उस जगह पे ऑप्शन, आपको उस जगह पे आपका आंसर्स मिलता ही चला जाएगा। ठीक है, इसलिए परेशान मत हो। आप में से बहुत सारे बच्चे थे तो एक छोटा सा 1 मिनट का ब्रेक लिया। मुझे भी पता है बेटा, मुझे आगे की स्लाइड पे जाना है, फटाफट से जाना है, लेकिन कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं और चैट में भी आ रहा था, तो मैंने सोचा कि एक बार मैं जवाब दे दूं आपको। ठीक है, चलो, ठीक है, चलो, ठीक है बेटा, चलो। तो सबको आ चुका होगा, क्लियर है इतना? चलो, अब हम लोग आते हैं बेटा इस कंटेंट को और भी क्लैरिटी के साथ देखते हैं कि आखिरकार हमारा हो क्या रहा है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे बेटा ये प्रोडक्ट कंसंट्रेट को। देखो ये पूरी तरह से केन एम्प्टी फॉर्म में है। इनको किस तरीके से फिल किया जाता है, इनको किस तरीके से बनाया जाता है, उस बारे में दिया गया हुआ है कि हमने एम्प्टी कैन लिया। एम्प्टी कैन लेने के बाद हम लोगों ने इसको क्या किया, इसमें प्रोडक्ट जो भी हमें डिस्पेंस करना है हमने उसको ऐड किया, प्रोपेलेंट हमने ऐड किया और इस सिस्टम को सील करने के बाद हमने वॉल्व प्लेस किया और वॉल्व प्लेस करके हमने क्या किया, फाइनली इसको हमने एक्चुएटर इसके ऊपर में ऐड करके इसका जो भी डिस्पेंसिंग होगी हमें उस टाइप को हमें करना रहेगा, है ना? ठीक है, तो इसको एक एक करके हमें देखते जाना, एक एक करके हमें बनाते, जो चीजें मैंने बताई उसी सब चीजों पे बेस्ड है ये। ठीक है, प्रोडक्ट कंसंट्रेट हमारा सॉल्यूशन सिस्टम, वाटर बेस्ड सिस्टम और सस्पेंशन सिस्टम। सॉल्यूशन सिस्टम हमारा 2 फेज सिस्टम है। उसी तरह से हमारा वाटर बेस्ड सिस्टम हमारा जो मैं ऑलरेडी बताया मैंने अभी कि इसमें 3 फेज सिस्टम होता है, खास करके इमल्सन फॉर्म वाले, उसमें हमारे सस्पेंशन फॉर्म वाले हैं, और चौथा सिस्टम होता है हमारा फोम सिस्टम। फोम सिस्टम भी अलग अलग तरह के होते हैं, एक्वस स्टेबल फॉर्म में होता है, नॉन एक्वस स्टेबल फॉर्म में होता है, क्विक ब्रेकिंग फॉर्म होते हैं और थर्मल फॉर्म्स होते हैं। अलग अलग तरह के फोम में भी बहुत तरह की कैटेगरी है। हाँ, ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो एरोसॉल सिस्टम के प्रोडक्ट कंसंट्रेट जो होते हैं अलग अलग फॉर्म में होंगे, सॉल्यूशन फॉर्म में, इमल्सन फॉर्म में, सस्पेंशन फॉर्म में और फोम के सिस्टम में भी हमारे लिए पॉसिबल हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा इसके सॉल्व पे कि जो प्रोपेलेंट्स होते हैं वो प्रोपेलेंट्स का क्या फॉर्मूला होता है और किस तरह से काम करते हैं। प्रोपेलेंट के जरिए ही हम क्या करते हैं, एरोसॉल में प्रेशराइज्ड फॉर्म को बना पाते हैं। 2 तरह के फॉर्म होंगे, लिक्विड गैसियस फॉर्म और एक होता है कंप्रेस्ड फॉर्म। पहला हाइड्रोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं और इनका जो फॉर्मूला होगा हम लोग उसको भी देखेंगे। कंप्रेस्ड गैस में सोलेबल गैसेस और इनसोलेबल सॉलिड्स के फॉर्म में रहेंगे। अब आते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ द प्रोपेलेंट्स। इसको बस समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है कि पहला जो डिजिट होगा, मान लो कि हमने क्या किया, 3 डिजिट को लिखा और इस 3 डिजिट जो कोई भी प्रोपेलेंट्स हमारे होंगे तो वो 3 डिजिट के होंगे। एबीसी को छोड़ दो, एबीसी को छोड़ के आपने 132 ए देखा होगा।
135 ए देखा होगा या बी देखा होगा या सी या कुछ भी देखा हो, तो ए बी सी को छोड़ दो, कोई भी प्रोपेलेंट का अगर नोमेनक्लेचर होगा तो वो 3 डिजिट का होगा। ठीक है, 3 डिजिट का पहला जो नंबर होता है वो कार्बन -1 होगा, इसको मैं समझाता भी हूं अभी आपको। दूसरा जो डिजिट होगा उसमें हाइड्रोजन के नंबर में 1+ हो जाता है, और जो फ्लोरीन के नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ द फ्लोरीन्स, उसको हमें एज इट इज हमें लिख देना होता है ना। थर्ड डिजिट्स इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ द फ्लोरीन आइटम। अब जैसे मान लो कि हमने एक ये फॉर्मूला हमने देखा, ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन, तो जब भी आपको ये लिखने के लिए आए, चाहे वो मीथेन लिखने के लिए आए या इथेन लिखने के लिए आए, तो सबसे पहला काम करना है, जो आखिरी में जो आपका ये है ना, मीथेन है या इथेन है या प्रोपेन है, चाहिए कुछ भी हो, तो आपको क्या करना है, इस कार्बन को बना लेना है। ठीक है, तो मीथेन होता है CH4, तो CH4 आपने बना दिया। अब इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इस जगह 3 क्लोरीन ऐड कर दो और 1 फ्लोरीन ऐड कर दो, ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो, तो 1 क्लोरीन हो गया, 1 क्लोरीन हो गया, 1 क्लोरीन हो गया, तो और हमने इस जगह ऐड क्या कर दिया, 1 फ्लोरीन ऐड कर दिया। अकॉर्डिंग टू दिस नंबर, अकॉर्डिंग टू दिस नोमेनक्लेचर, इसमें कार्बन का नंबर है कितना, तो कार्बन सिर्फ इसमें एक है, एक कार्बन है, 3 क्लोरीन है, को इसमें कितने हाइड्रोजन है, तो बोलोगे सर हाइड्रोजन इसमें एक भी नहीं है, इसमें 3 क्लोरीन 1 फ्लोरीन है, तो हाइड्रोजन को हमने लिख दिया 1। और तीसरा बोल रहा है नंबर ऑफ द फ्लोरीन एटम एज इट इज आपको लिख देना है, तो फ्लोरीन एटम को यहाँ पे सिर्फ एक फ्लोरीन एटम है, तो हमने इसको क्या कर दिया, 0 1 1 हमने लिख दिया। तो इसका जो हमारा नोमेनक्लेचर होगा, जो इसकी जो 3 डिजिट होगी, 0 1 1 से हम इसको डिनोट करने वाले हैं। ठीक है, चलो क्लियर है बेटा इतना। चलो हम लोग इसको एक एक करके और देखते हैं। चलो बूझो तो जाने वाला है ना। इसको बनाइए, क्लोरो पेंटाफ्लोरो इथेन, डाई क्लोरो डाई फ्लोरो मिथेन, डाई क्लोरो टेट्राफ्लोरो इथेन, तीनों का डिजिट बताइए क्या क्या डिजिट होगा, लिख के बना के देखो। कार्बन -1, कार्बन -1, हाइड्रोजन +1 और फ्लोरीन एज इट इज, है ना। तो जैसे ही आपके सामने आए, मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा, जैसे ही आए सबसे पहले इसको लिखो, इथेन, आपने ये लिख लिया इथेन। इसमें बोला है क्लोरो पेंटाफ्लोरो, 5 फ्लोरो है, 1 2 3 4 और 5, और 1 क्लोरो है, क्लोरो पेंटाफ्लोरो, 1 क्लोरीन और 5 फ्लोरीन हो गए, 1 क्लोरीन और 5 फ्लोरीन, तो कार्बन हो गए 2, तो 2 - 1 इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, हाइड्रोजन एक भी नहीं है, तो हाइड्रोजन से हो जाएगा +1, तो हो जाएगा 1। और फ्लोरीन कितने हैं इसमें, फ्लोरीन इसमें कितने हैं, टोटल 5 है, तो आपका क्या हो जाएगा 115। पहला डिजिट क्या हो एग्जैक्टली, वेरी गुड दिनेश, जूली, मंगेश, वेरी गुड, निधि एंड ऑल ऑफ यू बेटा, नजीर, ईशा, सुमित, सचिन, वेरी गुड। तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा 115। उसी तरह से इधर पे मीथेन है, तो ये कार्बन हमारा हो गया मीथेन, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो, 2 क्लोरीन है 2 फ्लोरीन है, तो पहला कार्बन -1 हो जाएगा 0। इसके बाद हाइड्रोजन एक भी नहीं है, हो जाएगा +1, और फ्लोरीन यहाँ पे 2 है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 0 1 2। और इसका फॉर्मूला आपका क्या, यहाँ पे फिर से इथेन है, तो इथेन हो जाएगा, कार्बन कार्बन हो गया इथेन। ठीक है, इसमें बोला डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरो, ठीक है,
डाइक्लोरो, एक क्लोरो और डाइफ्लोरो, ठीक है, और सॉरी टेट्राफ्लोरो है, सॉरी डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरो। फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है। निकाल लो इसका, कार्बन कार्बन 2 माइनस 1 इक्वल टू, तो 1, हाइड्रोजन एक भी नहीं है तो हो जाएगा 1 प्लस 1 होता है, और फ्लोरीन इसमें 4 है, तो 114 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है, बन जाएगा इतना। वेरी गुड एवरीवन, बहुत बार पूछा जाता है इसमें। अब देखो इसमें ये लिखा हुआ रहता है, तो कई बार आपने देखा होगा ए बी लिखा हुआ आता है, बहुत बच्चे सोचते हैं कि ए बी है क्या। एक्चुअली जब ये स्ट्रक्चर बन रहा होता है तो इसके आइसोमेरिक फॉर्म होते हैं, तो आइसोमेरिक फॉर्म को हम लोग ए बी सी डी के फॉर्म में लिखते हैं। ए बी वो ज्यादा कुछ है नहीं, ए बी से आपको समझना है कि ये इसका आइसोमेरिक फॉर्म है, ठीक है, तो यही सारे फॉर्मूलाज है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे डाल्टन्स लॉ और रॉल्स लॉ के बारे में, और वॉल्व एक्ट्यूएटर्स के बारे में और भी डिटेल से स्टडी करेंगे। ऑल बस पढ़ाई करते रहिए। की सिलेबस के ऐसे टॉपिक जहां से क्वेश्चन आना लगभग तय होता है, तो रिवीजन के लिए तैयार हो जाइए। बाय द हेल्प ऑफ द डाइजेस्टर्स पूरी टीम काम कर रही है आपके लिए, आपको भी मेहनत उतना ही करना होगा, ठीक है। चलो